नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसके तहत क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा, इस पर 152 देशों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। और तीसरा, साल 2014 में भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 और 3 गलत हैं। कैसे गलत हैं, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में रूस पर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जबकि कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के मुताबिक इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। बता दें कि साल 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई। इसके तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। 3 दिसंबर 2008 से इस पर हस्ताक्षरों की शुरुआत हुई और सितंबर 2018 तक इस पर 108 देशों ने हस्ताक्षर कर लिया था, जबकि 106 देशों ने इसे अपनाने में अपनी सैद्धांतिक सहमति दी थी। मगर कई देशों ने इस संधि का विरोध भी किया था, जिनमें चीन, रूस, इजराइल और अमेरिका के साथ साथ भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे। भारत ने अब भी इस संधि पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। बता दें कि क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो कई छोटे छोटे बमों से मिलकर बनते हैं। एक ही वार में ये बम कई लोगों को निशाना बना सकते हैं और ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई है? विकल्प है ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय अथवा डी पंचायती राज मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे तमाम उल्लेखनीय प्रयासों को सराहने और स्वीकार करने की कोशिश की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित किया जाएगा, यानी इसे हाईलाइट किया जाएगा। शुरुआत में मंत्रालय ने 7 श्रेणियों के तहत प्रविष्टियां आमंत्रित करने का फैसला लिया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटक व्याख्या केंद्र, सर्वश्रेष्ठ लॉग हट सुविधा, सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया, सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट या स्मारिका दुकान, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और प्रकाश शो शामिल हैं। बता दें कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी ने दुनिया के सबसे गहरे समुद्र बिंदु तक जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? विकल्प है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन अथवा डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये काम चीन ने किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में चीन के मानव रहित पनडुब्बी हायदू 1 ने मरियाना गर्त पर 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गौरतलब है कि मरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा समुद्र बिंदु है। इस अभियान के दौरान चीन ने यहाँ की भूगर्भीय वातावरण की हाई डेफिनेशन तस्वीरें और कुछ नमूने भी इकट्ठा किया है। इन नमूनों को एकत्र करने के चक्कर में हायदू 1 कुल 4 बार मरियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर से ज्यादा गहराई तक गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में नाटो चार्टर का अनुच्छेद 5 सुर्खियों में रहा। ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए प्राकृतिक आपदा के दौरान सदस्य देशों को रसद आपूर्ति से, बी नाटो समूह में नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया से, सी सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से अथवा डी
नाटो चार्टर की उल्लंघन की दशा में किसी सदस्य देश को निष्कासित करने की प्रक्रिया से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान नाटो काफी चर्चा में है, जिसे लेकर रूस तो काफी चिढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को इससे काफी मदद की उम्मीद थी। अब सवाल यह है कि जब पूरी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन के साथ है, तो आखिर नाटो यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। दरअसल नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक यह संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी सदस्य देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसका सभी नाटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन अभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना है, इसीलिए नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। हाँ, अगर रूस ने यूक्रेन के किसी ऐसे पड़ोसी देश जो कि नाटो के सदस्य हैं उन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो एक्शन ले सकता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, यह पुरस्कार ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन जो दिए गए हैं वो गलत हैं। कैसे गलत हैं, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में 49 अध्यापकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। इसका मकसद ऐसे अध्यापकों को सम्मानित करना है जिन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया हो। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न आपको DIS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।